हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का अपने आर के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने एनसीईआरटी आधारित हिंदी माध्यम के क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बाकी बचे हुए भाग को फिर से स्टार्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर प्रॉब्लम। बच्चों, हमारे एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। इस संदर्भ में बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वर्गमूल शब्द है हमारे धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स, ये सब संख्या के एक ही समूह को संबोधित करते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और एक्चुअल में इस प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं हो। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को मैं आगे कभी समय मिलेगा तो डिस्कस करूंगा कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती। वैसे ये बहुत कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है, फिर बता भी दे रहा हूं बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा हम बताए हैं कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ जाते हैं वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं और हमेशा दो प्राकृतिक संख्याओं में जो लेफ्ट में संख्या होती है उसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो उससे बड़ी संख्या मिल जाती है। जैसे 1 है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इस 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो अगली प्राकृतिक संख्या या अगला धन पूर्णांक हमको 2 मिलता है। फिर 2 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमको 3 मिलेगा। 3 में +1 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। इस प्रोसेस से चलते चलते अगर हम कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक संख्या को एज्यूम कर लें और थोड़े समय के लिए कल्पना कर लें, इमेजिन कर लें, मान लें थोड़े समय के लिए कि हमारी यही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो ये रूल वहां पर भी फॉलो करेगा और उसमें भी अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें मिल जाएगी और इस प्रोसेस का कहीं जाकर अंत नहीं होगा। इसलिए ये दो टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जाते हैं, दो एंड पॉइंट फिक्स हो जाते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याओं में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं। खैर रही बात ये तो प्राकृतिक संख्याओं की। इन प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16,
25, 36, 49, 64, 81, 100 और आगे भी कुछ इस तरह की संख्याएं मिलेंगी जिनका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह वर्गमूल हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक प्राप्त होगी। और कुछ प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर हमें कोई पूर्णांक मान नहीं मिलता है। तो जिन संख्याओं के पूर्णांक वर्गमूल में पूर्णांक मान मिल जाते हैं उन संख्याओं को तो हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, या उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इन सारी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे क्योंकि हमें इनका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में मिलेगा। अब ये जो 1 और 4 है इसके बीच में 2 और 3 आता है। 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 आते हैं। इसी तरह 9 और 16 के बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे, 16 और 25 के बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे। ये जो दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं इनके बीच वाली जो संख्याएं हमको मिलती हैं इन संख्याओं के हम पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। किया तो जा सकता है लेकिन वह वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं प्राप्त हो। और पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि ऐसी ही संख्याएं जिनका कि वर्गमूल हम पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त कर पाते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अगर इतनी बात समझ में आई हो तो सोचो बच्चों इस पर कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या हम 1 के वर्गमूल पर विचार करें तो 1 का वर्गमूल 1 मिलेगा जो एक परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, मतलब जो भी हमारे पूर्ण वर्ग हैं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके वर्गमूल हमको पूर्णांक मान प्राप्त होते हैं। और जब वो पूर्णांक मान प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से वे परिमेय होंगे। और जिन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल हमको पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त होते हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होंगे। तो इसमें जो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके वर्गमूल तो परिमेय होंगे ना, जबकि यहां कहा जा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इस कथन को हम लिखेंगे कि नहीं, इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि नहीं, नहीं लिख करके कामा का चिन्ह लगा देना बच्चों। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहां तक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसके लिए अभी अभी हम बता चुके हैं, तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं, उसमें से कोई भी उदाहरण यहां लिख सकते हो। लिख दो कि 4 का वर्गमूल
टू है जो एक परिमेय संख्या। हम यहां यह भी लिख सकते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 है जो एक परिमेय संख्या है, 9 का वर्गमूल 3 है जो एक परिमेय संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 है जो एक परिमेय संख्या है। यानी जो भी उदाहरण देना चाहो दे सकते हो बच्चे। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं ये कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्यूशन को लिखते चलें, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड है, √5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, इस टाइप के प्रश्न के जो सॉल्यूशन होंगे, यहाँ स्पेशली √5 को पूछा गया है कि संख्या पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर √3 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, या अदर नंबर्स भी दे करके पूछा जा सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को एलिमेंट्री चीज, प्रारंभिक चीज, जिस नाम से आप लोग परिचित हुए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब कि इसका ये जो 3 कोण है त्रिभुज में, इन तीनों में से कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या
उसको ये कहो कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बच्चों, इस समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के तीन अलग अलग नाम हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो समकोण बना है, इस समकोण के ठीक सामने ऐसे एरो लगा दो और यह एरो जिस भुजा को टच करेगा उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। बाकी जो ये दो भुजाएं बचती हैं, इनको हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, कभी भी हम इस भुजा को आधार कहते हैं तो इस भुजा को लंब कह लेते हैं, या अगर इस AB को ही हम आधार कहें तो BC को लंब कह लेते हैं। अब चूंकि यह AB और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब कि हम AB को भी BC पर लंब कह सकते हैं और BC को भी AB पर लंब कह सकते हैं। तो अपने प्रश्न के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये दोनों भुजाएं, कभी ये लंब बनेगा तो ये आधार हो सकता है, कभी ये लंब बनेगा तो ये आधार हो सकता है। तो इस तरह से इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नामकरण किए जाते हैं, लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस ने ये प्रमेय दिया, सूत्र दिया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, यह इस प्रश्न को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। इसलिए इसको बार बार अगर याद है, जानकारी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो इसको लर्न कर लेना है। हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी कोई समकोण त्रिभुज आवे तो पहले तो उन भुजाओं का हम लंब, आधार और कर्ण के रूप में कैसे नामकरण करेंगे, और जब लंब, आधार और कर्ण नामकरण कर लें तो ये संबंध याद रहना चाहिए कि कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग का। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों, और तब आकर के तुम लोगों को हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे, ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट न रह जाए। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हम एक √2, मान लो हमसे कोई क्वेश्चन किया है कि √2 यूनिट के, या का लिखो, का रेखाखंड खींचिए। मान लो यही एक कोई हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें यह कहा गया है कि एक ऐसा रेखाखंड हमें खींचना है जिसकी लंबाई √2 यूनिट हो। यूनिट होने का मतलब कि यह मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका संख्यात्मक मान √2 होना चाहिए। अगर ये प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम कैसे इसको रेखाखंड को ड्रा करेंगे, खींचेंगे, इसको समझ लो, उसके बाद अपने आप ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम एक रेखाखंड खींचेंगे। यहां
मान लो यहाँ पर ओ हम नाम रखे हैं, यहाँ ए रखे हैं, और यह रेखाखंड खींचे हैं। इसकी जो लंबाई है रेखाखंड की, यह 1 यूनिट होनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि 1 यूनिट लंबाई का हम एक रेखाखंड OA खींच लिए। इस रेखाखंड के पॉइंट O पर या पॉइंट A पर हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। यहां एंगल 90 डिग्री का बनेगा, जिसको हम इस OA पर लंब भी कह सकते हैं। यहां हम 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा खींचना कहें, अथवा हम ये कहें कि OA के बिंदुओं पर हम एक लंब खींच दिए, दोनों की मीनिंग सेम है। इस लंब की लंबाई भी हमको, मान लो यहाँ C पॉइंट है, यह लंब की लंबाई भी हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। यदि ऐसा हम कर देते हैं बच्चों, और इसके बाद इस C से A को ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि हमें एक समकोण त्रिभुज बन करके मिल गया। और जब समकोण त्रिभुज बन करके मिल गया, तो इस समकोण त्रिभुज पर हम इस पाइथागोरस के फार्मूला को अप्लाई कर सकते। अब बताओ इसमें कर्ण कौन होगा? AC कहें या CA कहें, OA आधार हो जाएगा और OC लंब हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो हम लिखेंगे, कर्ण के स्थान पर लिखेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस OA स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के स्थान पर भी लिखेंगे 1 स्क्वायर। तब इस AC स्क्वायर का मान हमको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, जब AC का स्क्वायर 2 है तो AC का मान निकालने के लिए हमको 2 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और जब कोई ऐसा नंबर हमारे सामने आ जाए जिसका हम पूरा वर्गमूल ना निकाल पा रहे हो, तो उसी नंबर को हम कर्णी चिन्ह के अंदर लिख देंगे। जैसा कल के क्लास में हम बताए हैं, तो माना जाता है कि यह इस संख्या का वर्गमूल है। तो कुल मिलाकर के जो यह AC रेखाखंड है, इसकी लंबाई कितनी मिली? √2 यूनिट, यानी यह AC रेखाखंड √2 यूनिट लंबाई का मिल गया। हमें OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, OC इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमको मेजरमेंट करके खींचना है। इसके लिए हमको कोई चिंता नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक इस पाइथागोरस सूत्र के अनुसार, पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऑटोमेटिक ये जो AC कर्ण मिलेगा इस त्रिभुज का, उसकी एक्यूरेट लंबाई √2 यूनिट ही मिलेगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहां इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो कैसे करेंगे। यहां तो कोई नंबर लाइन हम नहीं ड्रा किए थे, नंबर लाइन पर √2 को नहीं दिखाए थे, सिंपली दिखा दिए कि मतलब यही रेखा √2 यूनिट की बनेगी। लेकिन अगर उसी को संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो थोड़ा सा इसमें और हम
संशोधन कर लेंगे, थोड़ा सा अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा लेंगे, तो हम इस नंबर को संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं देखा जाए। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहां तक हमको जरूरत है वो अभी मैं बता रहा हूं। यहां जो बच्चों 0 है, इस 0 को अंग्रेजी के किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। मान लो हम लिख दिए वो लिख दिए। और यहां जो या हमको √5 शो करना है, √5 शो करना है, तो यहां 0 से लेकर के और 2 तक हम यहाँ 2 पर आकर के भी कोई नाम रख दें ए। ध्यान से सुनते चलना बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने इस संख्या रेखा पर 0 से लेकर के और 2 तक जो भी इस रेखा की लंबाई मिल रही है उसे हम ले लिए। यहां 2 पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम 1 यूनिट लंबाई का लंब डाल दिए। यहां एंगल बन गया 90 डिग्री। मान लो ये हमारा पॉइंट हो गया सी। अब इस सी को ओ से ज्वाइन कर दो, हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया। इस समकोण त्रिभुज में ये बताओ कि जब हम 0 से 2 तक या रेखाखंड लिए हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 यूनिट। ओए की लंबाई हो गई 2 यूनिट और एसी की लंबाई हो गई 1 यूनिट। फिर थोड़ा बच्चों इस पर अब पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया जाए तो ये जो ओसी भुजा बनेगी इसको हम कर्ण कहेंगे, ओए को आधार और एसी को लंब। देखो कैलकुलेशन करके यहां लिख डालो कि समकोण त्रिभुज इस समकोण त्रिभुज का नाम रख दो OAC। OAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान भर देना है इसमें। यहां नीचे कर रहे हैं हम कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ लंब का मान कितना है? 1 यूनिट है। यहां हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 यूनिट है, 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो कर्ण स्क्वायर हमको मिला 5। अब जैसा कि अभी अभी हम पिछले
एग्जाम्पल में समझाए थे कि अगर कर्ण का स्क्वायर 5 मिला है तो देयरफॉर कर्ण इज इक्वल टू √5 हो जाएगा, √5 यूनिट। और ये हमारा कर्ण किस रेखा से निरूपित हो रहा है? OC इज इक्वल टू √5 यूनिट, यानी हमारा OC मिल गया √5 यूनिट। यहां तक बात समझ में आ गई। √5 यूनिट लेंथ का एक रेखाखंड OC हमको मिल गया। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये बताओ, यहां हम साइड में समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कोई वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है यहां पे, इस वृत्त को हम ड्रा कैसे करते हैं? इस सेंटर को अपने प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी नोक को यहां रखते हैं और पेंसिल को यहां रखेंगे और तब ऐसे घुमा देंगे तो ये सर्किल बन जाता है। और हम जानते हैं कि इस सर्किल में ये जितने भी सेंटर से इस सर्किल तक आने वाले रेखाखंड होते हैं, इन सबको हम उस सर्किल की त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सर्किल के जितने भी रेडियस होते हैं, जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं, वो सब आपस में बराबर होती है। यानी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रकार की नोक को इस जीरो पर ले आए, जीरो पर कहें अथवा ओ पर कहें, और उसको इतना फैला लें कि हमारी पेंसिल सी पर आ जाए, और तब यहां से हम एक इस तरह से उसको सर्किल बनाने का प्रयास करें तो हमारी पेंसिल कुछ इस तरह से आएगी। मान लो यहां पर आ गई, यह संख्या रेखा पर आकर के जहां वो टच कर गया हमारा सर्किल, वो हमारा पॉइंट P है। अब ये बताओ, ये OP का लेंथ कितना है? √5 यूनिट है। तो यहां बताओ कि ये OC का, सॉरी, O से C तक का लेंथ √5 यूनिट है। इस O से P तक का लेंथ कितना होगा? जो भी हम यहां से सर्किल ड्रा करेंगे तो उसी सर्किल का एक रेडियस, ये O से C बन रहा है OC, और एक रेडियस बन रहा है OP। तो क्या ये OC और OP जब एक ही सर्किल की त्रिज्याएं बन रही हैं तो आपस में बराबर नहीं होंगी? निश्चित रूप से होंगी। अब यहां तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहां तो हमको पता है ना कि यह त्रिज्या कितनी है, √5 है। और अगर ये √5 है तो यहाँ जीरो से लेकर के और यहाँ तक जो पॉइंट हमको मिला है, यानी यहाँ जो हमको एक OP रेखाखंड मिलेगा, इस OP रेखाखंड की लंबाई भी हो जाएगी √5 यूनिट। OP रेखाखंड की लंबाई कितना हो जाएगी? √5 यूनिट। यानी यहाँ जो भी नंबर हमको मिलेगा इस नंबर लाइन पर, यही नंबर हमारा √5 को डिनोट करेगा। यह हमारा जो संख्या रेखा पर P पॉइंट मिला है, यह संख्या रेखा का P पॉइंट किस संख्या को डिनोट करेगा? √5 को डिनोट करेगा। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमको संख्या रेखा पर एग्जैक्ट यह T बिंदु प्राप्त होगा जो √5 को निरूपित करे।
आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज में अब एक एक्टिविटी बची है, उस एक्टिविटी को मैं समझा करके छोड़ रहा हूं। बच्चों, तुम लोग अपने होमवर्क में यह चीज ले करके और इसको करने का प्रयास करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम उस एक्टिविटी के बारे में भी बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, जिसमें यह कहा गया है कि कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, शब्द यहां लिखा है वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल, इसको हम स्क्वायर रूट स्पाइरल भी कहते हैं। वर्गमूल सर्पिल का मतलब यह है बच्चों कि जैसे यहां इस थर्ड क्वेश्चन को समझाते समय ही हम एक √2 यूनिट का रेखाखंड खींच करके समझाए थे कि ऐसे ये 1 यूनिट का रेखाखंड खींच लो, इस पर 1 यूनिट का ही एक लंब डाल दो, फिर इसको यहां ज्वाइन कर दो, ये O है, यह A है, यह D है, या वो भी रेखाखंड हमको √2 यूनिट का मिलेगा। बता चुके हैं। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ और इधर के अब चीज को भूल जाओ तो ये कुछ है ही नहीं, है तो जरूर, लेकिन आगे के प्रोसेस भर बता रहे हैं हम कि इस OB रेखाखंड के नीचे इधर क्या है, इस पर तुम लोगों को ध्यान नहीं देना। अब OB रेखाखंड के बिंदु B पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंब डाल दो। यहां मान लो यह पॉइंट हो गया C, इस लंब का लेंथ भी 1 यूनिट ही रखो और फिर इसको O से ज्वाइन कर दो। जब ऐसा तुम लोग करोगे, ये जो रेखाखंड मिलेगा OC, यह तुम लोग को √3 यूनिट का मिलेगा। फिर अब इस OC से इधर वाले फिगर को बिल्कुल भूल जाओ और इस C पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और मान लो ये पॉइंट हो गया D। इस तरह से फिर इसको जब ज्वाइन करोगे, ये हमेशा ध्यान रहे कि जिस पॉइंट पर भी हम लंब ड्रा कर रहे हैं, उस लंब का लेंथ
1 यूनिट ही रहना चाहिए। तो यहां पर भी अगर हम 1 यूनिट रखते हैं तो अब ये जो कर्ण मिलेगा हमको इस संपूर्ण त्रिभुज का, वह √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √4, यानी √3 तो यह है, ये जो मिलेगा यह √4 मिलेगा, ये √4 यूनिट का हो या 2 यूनिट का हो। इस तरह इस प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाओगे तो जो तुम लोगों को एक आकृति प्राप्त होगी, जो फिगर मिलेगा, उसी फिगर का नाम यहां रखा गया है वर्गमूल सर्पिल। तो आई होप ये वर्गमूल सर्पिल बनाना भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आप लोग होमवर्क में बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर न बन पावे, जहां तक हमें 95% उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे। अगर न बन पावे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, समझ में न आवे मेरी बात, या होमवर्क करते समय मेरी बात याद न रहे, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बताइएगा। मैं कल के क्लास में फिर इसको रिवाइज करा दूंगा। और आज मैं इसी के साथ यह वीडियो बंद कर रहा हूं। अगर यह मेरी वीडियो, मेरी पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, ये लग रहा हो कि इनसे पढ़ने में हमें कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। कितना देर में